Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 7 योगा अ वे ऑफ लाइफ लेसन 25 सेल्फ डेवलपमेंट एंड योगा पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Today we are going to study lesson 25 self-development and yoga. So first let's start with introduction of this lesson. In the last lesson we have tried to understand the meaning, nature and various types of yoga along with the practices which help us achieve physical and mental health. Indeed, yoga makes our life enjoyable. There is no domain of life where yoga is not relevant. It changes our attitude towards life. It awakens our creativity and enriches our relationships with others. In the light of yoga, nothing remains simply mundane, but everything gets a touch of the sublime. We develop self-control and grow normally. In this way, self does not remain an attribute related to personal functioning only. It goes beyond that and relates to the social world that we inhabit. Our notion or idea of self influences our interactions with the social world and is also influenced by that. We long and strive for success. Success is the result of tireless striving towards the goal with a positive attitude and confidence in oneself and others. This is self-development. In this lesson, we are going to understand how yoga contributes to self-development and relevance of yoga for competence. तो हम लोगों ने इसके पहले वाले लेसन में योगा के मीनिंग, उसके नेचर और उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में समझने का प्रयास किया था कि कैसे हम लोग उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और कैसे उस योगा को प्रैक्टिस करके हम लोग फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। तो जो योगा है वो हमारे लाइफ को पूरी तरह से इंजॉयबल बनाता है और हमारा जो लाइफ है वहाँ पे योगा बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। योगा हमारे एटीट्यूड को पूरी तरह से चेंज कर देता है। हम लोग का जो एटीट्यूड है लाइफ के प्रति उसे योगा पूरी तरह से चेंज कर देता है। ये हमारे क्रिएटिविटी को अवेकन करता है, साथ में हम लोग का जो रिलेशनशिप है दूसरों के साथ उसे ये एनरिच करता है। तो योगा हम लोग क्या देखते हैं कि योगा जो है वो एक सबलाइन चीज़ है जो हमें हर एक चीज़ों को टच में लेकर के आता है। हम लोग अपने आप में सेल्फ कंट्रोल डेवलप करते हैं, हम लोग मॉरली ग्रो करते हैं ड्यू टू योगा। तो सेल्फ का मतलब क्या होता है? सेल्फ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम लोग खुद के बारे में मतलब सोचे या फिर खुद के बारे में ऐसा एटीट्यूड रखे। ये किसी की पर्सनल फंक्शनिंग से रिलेटेड होता है। और हम लोग जब योगा की बात करते हैं तो योगा सिर्फ हमारे बॉडी को ही नहीं, हमारे सोशल वर्ल्ड में भी जो भी हमारे रिलेशनशिप्स है उसको भी ये इनहैबिट करता है। हमारा जो नोशन या आइडिया है सेल्फ इन्फ्लुएंसेस होता है, यह हम लोग अपने इंटरेक्शंस को देखते हैं। जब हम लोग सोशल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हैं तो योगा जो है वो हमारे सोशल वर्ल्ड को भी इन्फ्लुएंस करता है। हम लोग स्ट्राइव करते हैं सक्सेस के लिए, और जो सक्सेस है वो क्या है? एक टायरलेस स्ट्राइविंग है। आपको सक्सेस तब तक नहीं मिलेगा जब तक के लिए आप उसके लिए प्रैक्टिसेस नहीं करते हो, जब तक के लिए कि आप उसको पाने की कोशिश नहीं करते हैं कि उस गोल तक आपको पहुंचना है। लेकिन उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, और ये जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो सिर्फ योगा से ही संभव है। इस लेसन में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो योगा है वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है सेल्फ डेवलपमेंट में, और किसी भी कॉम्पिटेंस में जो योगा है वो किस प्रकार से हमारे लिए रेलिवेंस है। सेक्शन 25.1 सेल्फ डेवलपमेंट थ्रू योगा। Most of us would agree that human beings have a self. Ordinarily, we use the word self in the sense of ego, but the term self does not mean merely the ego. According to Indian thought, the ego in us is the actor, knower, and experiencer.
that which performs all the functions of body and mind is generally known I for or ego, but it is only the reflection of the absolute called Brahman or pure consciousness. It is said that the ego is the image of that divine spark within us, which gives it vitality and makes it do all works mental as well as physical. It is treated as a distinct entity with its own qualities and functions. As people grow, they develop their own concept of self, which determines how they relate to others and perform various activities. We perceive others as persons, relate to them, and develop friendship and other kinds of close relationships. Our self concept, however, does not remain constant. Rather, it changes during the different stages of life. Now, let us see how the development of self occurs during the different stages of life. तो जब हम लोग बात करेंगे कि जितने भी हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, तो हम लोग में सब में सेंस होता है सेल्फ का. तो ऑर्डिनरी जो सेंस एक जो वर्ड है, इसको हम लोग कैसे समझते हैं कि ये जो सेल्फ है वो ईगो को रिफ्लेक्ट करता है. तो हम लोग जब भी सेल्फ को यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ईगो को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. और इंडियन थॉट के अनुसार जब हम लोग देखें ईगो क्या है, ईगो सबके अंदर होता है, एक एक्टर के रूप में, एक नोअर के रूप में, या फिर एक एक्सपीरियंसर के रूप में. और ये हमारे बॉडी के फंक्शंस या माइंड को जनरली आई या ईगो ही हम लोग इसको बोलते हैं. लेकिन जब हम लोग बात करें साइकोलॉजी में, तो ईगो क्या है, ये खुद का एक रिफ्लेक्शन है ब्राह्मण या फिर प्योर कॉन्शियसनेस का. ईगो क्या है, रिफ्लेक्शन है प्योर कॉन्शियसनेस का. और ये कहा गया है कि जो ईगो है वो एक ऐसा इमेज है खुद के अंदर की डिवाइन स्पार्क का, और ये हमें पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली किसी भी वर्क्स को कंप्लीट करने में हेल्प करता है. ये एक ऐसा डिस्टिंक्ट एंटिटी है जो हमारे खुद के क्वालिटीज़ और फंक्शन को रिफ्लेक्ट करता है. जैसे जैसे पीपल ग्रो करते हैं, उनके अंदर एक खुद का कॉन्सेप्ट ग्रो करता है जो डिटरमाइन करता है कि उनका जो रिलेशन है दूसरों के साथ या जो अदर एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म कर रहे हैं वो किस प्रकार से रिलेटेबल होना चाहिए. हम लोग दूसरे पर्सन्स को परसीव करते हैं, उनसे रिलेट करते हैं खुद को, और बहुत सारे लोगों के साथ हम लोग फ्रेंडशिप का रिलेशन डेवलप करते हैं या फिर कोई अदर काइंड का रिलेशन हम लोग क्लोज वाला डेवलप करते हैं. हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहा है, स्थिर नहीं रहा है, ठीक है. ये हमेशा चेंज होते जाता है. जब हम लोग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ पे आते हैं तो हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो चेंज होता रहा है, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहा है. चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे सेल्फ का डेवलपमेंट होता है अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में. इन्फेंसी, children of different age groups respond differently to the images they see. Infants are found to have a visual self-recognition by the age of 2 years, but clear self-awareness is not found even in the 3rd year of age. During childhood, the idea of self remains concrete. तो हम लोग जब बच्चों की बात करें जो अलग अलग एज ग्रुप से हैं, उनके सामने जो भी इमेजेस को प्रेजेंट किया जाता है तो वो उसके प्रति डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं. उस इमेजेस को वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. इन्फेंट्स के बारे में ये पाया गया है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके बारे में क्या पाया गया है कि उनमें जो सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन होता है वो 2 ईयर्स से स्टार्ट होता है. लेकिन जब हम लोग सेल्फ अवेयरनेस की बात करें तो जब बच्चे 3 साल के भी हो जाते हैं तो भी उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं आती है. और चाइल्डहुड के दौरान उनमें जो सेल्फ के बारे में जो आइडिया होता है वो अभी कॉन्क्रीट होता है, उनमें उतना अभी डेवलप नहीं किया होता है. चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस. During early childhood, children start defining themselves on the basis of certain psychological attributes. They start thinking about attitudes. During adolescence, representations of the self become much more subtle. They realize that they are not the same kind of person with everyone and in every situation. Identity provides a stable sense of who a person is and what one's values and ideals are. Many adolescents experience identity confusion. They fail to have a coherent and enduring sense of self. They have difficulty in committing to roles, values, and occupational choices. Some adolescents establish their identities after considerable
soul searching, and introspection. Others commit early without much effort. These forecloses the process of identity development. तो हम लोग चाइल्डहुड के दौरान क्या देखते हैं कि जब बच्चे खुद को डिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे, तो वो खुद के एटीट्यूड्स के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं. जो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वो खुद के एटीट्यूड्स के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं. और इस एडोलेसेंस रिप्रेजेंटेशंस के दौरान हम लोग देखते हैं कि जो सेल्फ एक जो वर्ड होता है वो उनकी में ज़्यादा पाया जाने लगता है. ये सबटल हो जाता है. वो रियलाइज़ करने लगते हैं कि वो जो दूसरे भी पर्सन है अभी उनके कम्युनिटी में या उनके आसपास, वो उनके जैसा नहीं है, वो सेम काइंड ऑफ पर्सन नहीं है जैसा कि सब लोग हैं, या हर एक सिचुएशन में वो एक जैसा रिएक्ट नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाती है कि स्टेबल सेंस की, कि एक जो पर्सन है उसकी वैल्यूज़ क्या है, यहाँ पे उसके आइडियल्स क्या है. और बहुत सारे ऐसे एडोलेसेंट्स हैं जिनमें आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न होता है. उनको खुद नहीं पता होता कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं और इनफैक्ट वो सेल्फ के सेंस को भी समझने में फेल हो जाते हैं. उनके पास डिफ़िकल्टी आता है किसी भी रोल्स को कमिट करने में, किसी ऑक्यूपेशनल चॉइसेस को चूज़ करने में, या उनके वैल्यूज़ क्या होंगे उसको बताने में. इनफैक्ट कुछ जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो अपने आइडेंटिटीज़ को स्टैब्लिश करते हैं जब खुद के ऊपर एक कंसिडरेबल सोल सर्चिंग करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो वो खुद की आइडेंटिटीज़ को स्टैब्लिश करते हैं. और कुछ जो एडोलेसेंट्स की बात करें हम लोग, तो वो एक अपना एफर्ट लगाते हैं कि किस प्रकार से वो अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे. और ये जो फोर क्लोज प्रोसेस है इसे हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी डेवलपमेंट. Early adulthood. This stage of development is characterized by the challenge of intimacy versus isolation. Intimacy refers to the establishment of a committed relationship which is enduring. It includes both romantic as well as friendly relationships. In the course of development, one needs to redefine his or her roles as father, mother, uncle or aunt. तो हम लोग जब अर्ली एडल्टहुड के स्टेज के बारे में जानेंगे तो यहाँ पर डेवलपमेंट जो होता है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि इंटीमेसी और आइसोलेशन. इंटीमेसी क्या है? यहाँ पे एक कमिटेड रिलेशनशिप का स्टैब्लिशमेंट होता है, स्थापना होता है, जो कि बहुत लंबे टाइम चलता है. इसमें रोमांटिक और फ्रेंडली रिलेशनशिप्स होते हैं. जैसे कि इस डेवलपमेंट में जो एक व्यक्ति होता है वो खुद को पहले रीडिफाइन करता है अपने रोल को लेकर के, कि वो किसके फादर है या मदर है, अंकल है या आंट. इस रोल को वो पहले रीडिफाइन करता है. नेक्स्ट वन इज मिडल एज. During this stage of life, people become concerned with relating to the next generation and one's contribution to society. During this period, a person faces crisis of engaging with generative activities. In fact, midlife crisis has become a popular phrase. It brings an interruption in the normal rhythm of life. For some, the changes are gradual and for others quite drastic in nature. तो हम लोग इस स्टेज ऑफ लाइफ में देखेंगे कि जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं और नेक्स्ट जनरेशन से रिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन होगा उनके समाज में के प्रति, उनके सोसाइटी में. और इस पीरियड के दौरान एक जो पर्सन है वो बहुत सारे क्राइसिस से घिर जाता है, बहुत सारे संकट को वो फेस करता है जनरेटिव एक्टिविटीज़ में. इनफैक्ट ये जो मिड लाइफ क्राइसिस है ये एक पॉपुलर फ्रेज है. ये किसी भी व्यक्ति के नॉर्मल लाइफ के रिथम को इंटरप्ट करता है. और कुछ जो व्यक्ति होते हैं वो ग्रेजुअल चेंज होते हैं और किसी के व्यक्तित्व में एक ड्रास्टिक चेंज भी आता है. ओल्ड एज. In view of social mobility and disintegration of traditional family ties, many aged people lack social support and suffer from poor self-concept. However, those who look back upon their life with a sense of satisfaction that they have lived it well experience a sense of integrity. Others may have regrets and despair. Thus, we find that the notion of self assumes different forms and undergoes continuous change during one's life course. It reflects the changes in the experiential world of people. However, the views of self held are not merely representations of the expectations of others. They also work as a powerful force which directs behavior and shapes interactions in social situations. Self undergoes transformation and many ideal self. They are expected to contribute to healthy development of society
to which they belong. All famous persons across the globe have contributed to the welfare of society. They are known for their integrity. Well integrated people contribute not only to their personal growth but also to the growth and development of society. तो जब हम लोग बात करेंगे कि जब जो लोग होते हैं ओल्ड एज में और उनकी जब हम लोग सोशल मोबिलिटी और डिसइंटीग्रेशन को देखेंगे तो एक जो फैमिली होता है वो खुद को ट्रेडिशनली टाइज करके रखता है. बहुत सारे जो एज्ड पीपल होते हैं उनको सोशल सपोर्ट की कमी होती है, सोशली उनको सपोर्ट नहीं मिलता है और उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है बहुत ज़्यादा पुअर होता है. लेकिन हम लोग जब देखेंगे कि वो वैसे व्यक्ति जो एज हो चुके हैं, जिनकी एज ओल्ड हो चुकी है, जब वो अपने लाइफ में बैक देखते हैं तो उनके पास एक सेटिस्फैक्शन का सेंस होता है कि वो जिस प्रकार से रहे, उन्होंने जिस प्रकार से इंटीग्रिटी को एक्सपीरियंस किया है, इनको ये एक बात जो है वो सेटिस्फैक्शन देता है. और कभी कभी जो कुछ लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी जो वो बिताते हैं अपने लाइफ में उस पर वो रिग्रेट करते और डेस्पेयर होते हैं. इसलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो सेल्फ एज्यूम्स है ये डिफरेंट फॉर्म्स होता है और इसमें हमेशा हर एक की लाइफ में ये कॉन्टिन्यूस चेंज आते रहता है. ये हमारे एक्सपीरियंशियल वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करता है. और कुछ जो लोग होते हैं जिनके पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग देखते हैं कि सेल्फ के बारे में क्या होता है कि सिर्फ वो रिप्रेजेंटेशन बताती है कि सेल्फ क्या है, एक प्रकार का सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से जो दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को शो करता है. और हम लोग जिस प्रकार से पावरफुल फोर्स की ओर वर्क करते हैं ये हमारे बिहेवियर, ये हमारे शेप्स, इंटरेक्शंस और सोशल सिचुएशंस को डायरेक्ट करता है. सेल्फ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स इसमें इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड है जो कि सेल्फ स्ट्रक्चर में आता है. पीपल कभी कभी क्या करते हैं, खुद को एक आइडियल सेल्फ बताते हैं. वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हो सोसाइटी के हेल्दी डेवलपमेंट में, जिस सोसाइटी से वो बिलोंग करते हैं. जितने भी प्रसिद्ध पर्सन्स हैं, जितने भी प्रसिद्ध लोग हैं, महान लोग ग्लोब के अंदर, उन्होंने सोसाइटी के वेलफेयर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है. हम लोग जैसे कि देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं कोई रिच पर्सन है जिसने अपने सोसाइटी से बहुत ज़्यादा अर्न किया है, ठीक है. अब क्या करेगा वो पर्सन कि उसके पास इतनी ज़्यादा अर्निंग्स आ चुकी है कि वो अपने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूशन देना चाहेगा. तो वो सिंपली क्या करेगा, अपने जो भी अर्निंग्स है उसमें से वो कुछ प्रतिशत, कुछ परसेंटेज वो दान कर देगा ताकि उनकी सोसाइटी का भी भला हो जाए. इट मीन्स क्या कि जिस सोसाइटी से वो बिलोंग कर रहा है उसके वेलफेयर के लिए उसने कंट्रीब्यूशन किया है. तो जितने भी फेमस पर्सन है पूरे ग्लोब के अंदर, मतलब पूरे पृथ्वी पर, उन्होंने जितना अर्निंग्स किया है अपने सोसाइटी से उसके वेलफेयर के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया है. और इसे हम लोग इंटीग्रिटी के रूप में जानते हैं. जो वेल इंटीग्रेटेड लोग होते हैं वो अपने से पर्सनल ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करते बल्कि अपने जिस सोसाइटी से वो बिलोंग करते हैं उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं. In the first stage, infants have difficulty in differentiating self from others. They cry when others cry and laugh when others laugh. After 1 year, they gradually develop a sense of self as characterized by egocentric thinking. They have the other person in the ways that they themselves would want to be helped. Then comes third stage, during which children show situation-specific empathy. Finally, when they reach the fourth stage, they come to relate their expressions of distress to others when others are also in distress. In fact, in the fourth stage, only appropriate exhibition of empathy is demonstrated. That is, others get emotional support from those who show appropriate empathic reaction. Children can learn helping behavior by imitating significant others. Example, parents, siblings, teachers. Opportunities for responsibility taking, reinforcing desirable behavior as and when it occurs strengthens the development of pro-social behavior. तो हम लोग इन्फेंट के फर्स्ट स्टेज को देखते हैं तो हम लोग जानेंगे कि वो उन जो इन्फेंट्स होते हैं वो खुद को दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा सा मुश्किल पाते हैं. वो तब क्राई करते हैं जब दूसरे क्राई करते हैं, वो तब हंसते हैं जब दूसरे हंसते हैं. और जब उनका 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है, जब उनमें थोड़ा सा सेल्फ का डेवलपमेंट का सेंस आ जाता है तो उनमें ईगोसेंट्रिक थिंकिंग आ जाता है.
वो दूसरे लोगों को कैसे हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर वो खुद पहले एज्यूम करते हैं कि वो अगर इस मुसीबत में फंसे होते तो उन्हें किस प्रकार का मदद चाहिए, तो उस चीज़ को जब वो एज्यूम कर लेते तो दूसरे लोग जो कि अभी मुसीबत में फंसे उनको भी वो उसी प्रकार से हेल्प देना चाहेंगे जैसा कि वो खुद के लाइफ में चाहते थे। और जब तीसरा स्टेज आता है तो इसमें जब देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनका जो सिचुएशन होता है स्पेसिफिक इम्पैथी उसमें पूरी तरह से दिखने लगती है। और फाइनली जब हम लोग फोर्थ स्टेज की बात करें तो उसमें जो बच्चे हैं उनका एक्सप्रेशंस रिलेट करते हैं डिस्ट्रेस से। जब दूसरे लोग डिस्ट्रेस में होते हैं तो जो हमारे अभी के जो फोर्थ स्टेज वाले जो व्यक्ति है वो भी डिस्ट्रेस हो जाते हैं। इनफैक्ट जो फोर्थ स्टेज होता है वो एप्रोप्रिएट एग्जिबिशन ऑफ एम्पैथी होता है जिससे हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जिससे हम लोग इमोशनली सपोर्ट लेते हैं और एक ऐसा एम्पैथिक रिएक्शन एप्रोप्रिएट एम्पैथिक रिएक्शन जो दूसरे लोग देखते हैं। चिल्ड्रन कैन लर्न हेल्पिंग बिहेवियर बाय, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो बच्चे हैं उनमें हेल्पिंग बिहेवियर किससे वो लर्न करते हैं, तो दूसरों की नकल करके। अब ये दूसरे व्यक्ति कौन है जिनकी बच्चे नकल कर रहे हैं, तो पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, टीचर्स हो गए। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, अपने आप का जो खुद में एक डिज़ायरेबल बिहेवियर बनाने की या खुद के प्रोसेस और बिहेवियर को डेवलप करने की, खुद को स्ट्रेंथ करने की, ये सब कहाँ से आती है, इमिटेट करते दूसरों की नकल करके। Yoga is the development of self, can play a very important role. Through yogic asanas, pranayam and meditation, the body, mind, vital force and intellect are properly nurtured, which results in healthy development. It enhances self-esteem, self-confidence and self-respect. Yoga is actually a systematic and properly regulated way of life. Let us see how yoga is useful in involving ourselves in day-to-day activities like studies, relationships with other members of society, success at work, place, and maintenance of our health. Our attitudes, thinking, and behavior also reflect our sense of self. We will study in the next section how yoga is helpful in shaping our attitudes, thinking, and behavior. तो योगा क्या है, सेल्फ का डेवलपमेंट है और ये हर एक व्यक्ति की लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल को प्ले करता है। यौगिक आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन से हमारा जो बॉडी है, माइंड है, वाइटल फोर्स है, इंटेलेक्ट है, यह प्रॉपरली नर्चर होता है और इसका हेल्दी डेवलपमेंट होता है। ये हमारे सेल्फ एस्टीम को इन्हेंस करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रेस्पेक्ट को ये इन्हेंस करता है। योगा क्या है, एक एक्चुअली सिस्टमैटिक और प्रॉपरली रेगुलेटेड वे ऑफ लाइफ है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जो योगा है वो हमारे सेल्फ में कैसे इन्वॉल्व है डे टू डे एक्टिविटीज़ में, जैसे कि योगा कैसे हम लोग को स्टडीज़, रिलेशनशिप्स या फिर जो दूसरे मेंबर्स है सोसाइटी में या उससे हम लोग को कैसे रिलेटेबल बनाता है और हम लोग जो भी वर्क करते हैं जिसमें हम लोगों को सक्सेस मिलता है, मेंटेनेंस हम लोग किस प्रकार से अपने हेल्थ का कर सकते हैं, ये सब हम लोग योगा को समझ के बताएंगे। हमारा जो एटीट्यूड्स है, थिंकिंग और बिहेवियर वो किस प्रकार से किसी के सेल्फ के सेंस को रिफ्लेक्ट करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में ये पढ़ेंगे कि जो योगा है वो किस प्रकार से हमारे एटीट्यूड, थिंकिंग और बिहेवियर को शेप देता है। नाउ हियर इज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 25.1, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.